आणि आपण त्याला आता लगेच सुरुवात करूया. पाठ माझा हिंदीचा आहे आणि या हिंदीच्या पाठामध्ये तुम्हाला उत्तर हिंदीमधूनच द्यायची आणि मी पण या पाठ सुरू झाल्यानंतर हिंदीमध्येच आपल्याला बोलायचं है। तो छात्रों, आज हम हिंदी इस विषय में कक्षा 9वीं इस कक्षा का एक पाठ आज देखने वाले हैं। उसके पहले मैं तुमको कुछ सूचनाएं देता हूँ कि मैं जो पूछूंगा उसका जवाब आपको आता है तो आपका अपना खुद का स्पीकर ऑडियो अनम्यूट करके आपको उसका जवाब देना है। और जिसको आता है उसने कल सुबेदार मैडम ने कहा आपको कि जिसको कुछ कहना है या कुछ को कुछ बीच में बोलना है तो उसने हाथ ऊपर करना है, हैंड रेज करना है। तो देखिए, आज हम हिंदी इस विषय में कक्षा 9वीं का पाठ देखेंगे। उसके पहले मैं तुमको एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, उसको तुम खामोशी से देखो, सुनो और मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर देना है। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके। अभी आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं सर, सिर्फ वीडियो दिख रहा है। दीपक, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। सर वीडियो की नहीं आ रही आवाज सर। नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं, वीडियो की नहीं आ रही सर। एक मिनट वीडियो की आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं सर। ठीक, एक मिनट। अभी आ रही आवाज? दीपक, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, हाँ।
देखिए, सुना आपने वीडियो, देखा और सुना भी। हाँ सर। जी हाँ सर। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या देखा। इस वीडियो में देखा कि ये राष्ट्रभक्ति पर एक गीत था जो जी बराबर। और इस गीत में कौन सा संदेश है। हमारे वतन के लिए हमारे वतन के लिए हमारी सब कुर्बान कर देंगे, हम हमारी जान वगैरह सब बाकी बाकी वतन स्टूडेंट के ने लिए। बाकी स्टूडेंट ने भी जवाब देना है। आकांक्षा, देवकाते, दीपक, मस्के, बाकी लोगों ने भी जवाब देना है उसका। बोलो, क्या देखा इस वीडियो में आपने। हेलो। देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, जान भी निछावर कर सकते हैं। हाँ, देश के लिए जान भी नहीं छोड़ कर सकते हम। हमें वतन से प्यार क्यों करना चाहिए। हमें वतन से प्यार क्यों करना चाहिए। क्योंकि वतन से ही हमारी पहचान है सर, हम कहाँ के हैं। जी, अब देखो, वतन पर जो जान न्यौछावर करते हैं उस शहीद को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं। वतन कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बान हो जाते उसको दूसरे शब्द में हम उसको कोई बता सकता है। शहीद कहते हैं, उसके साथ साथ क्या कहते हैं। वतन के लिए कुर्बान होना। हाँ, नहीं, एक शब्द है उसको, वीर शब्द में वीर। वीर। वीर 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 वीर, सुना है क्या वीर। हाँ सर। हाँ, तो ये अपना देश जो है वीरों की भूमि है। और अपने इस देश में अनगिनत ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने वतन पर अपनी जान दी है। और इसी वजह से हम आज बेहिचक अपने देश में जीते हैं। तो इसी आशय पर हमको आज एक पाठ देखना है। उस पाठ का नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। देखिए, अभी वीर भूमि पर कुछ दिन, ये हमको पाठ देखना है। इस पाठ का अपना, ये देखिए, मोबाइल को थोड़ा आड़ा करना है आपको। पाठ का नाम है अपना, एक पाठ है, उस उपघटक है, उसका यात्रा का वर्णन है एक। और पाठ का नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। और उसकी लेखिका है रुक्मणी संगल। अब देखो, ये रुक्मणी संगल की हम उनका परिचय लेंगे। अब मुझे रुक्मणी संगल का फोटो नहीं मिला, लेकिन रुक्मणी संगल एक हिंदी की नई नई पीढ़ी की लेखिका है। उनका नाम है रुक्मणी संगल। उनका जन्म कब हुआ है, कोई पढ़ के बता सकता है कब और कहाँ हुआ है। 1 रुक्मणी सितंबर 1900। रुक्मणी संगल का इनका जन्म 1 सितंबर 1945 में बुढ़ाना, उत्तर प्रदेश में बुढ़ाना इस गांव में हुआ है। हाँ और उल्लेखनीय हाल से बनवाते हैं सर। हाँ हाँ, बोलो रूपाली। उल्लेखनीय विभिन्न पत्रिकाओं में लेखन किया है। उनकी कृतियां दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध किया है। अच्छा,
अब देखिए ये रुक्मणी संगल ये जो लेखिका है इन्होंने यह पाठ लिखा है वीर भूमि पर कुछ दिन। अब देखो मैं उसको अभी पढ़ रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? पाठ का दिख रहा है तुमको स्क्रीन हाँ पर? सर दिखा है। हाँ, अब देखो हम उसको जोर से पढ़ेंगे और साथ में तुमको सुनना है। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यह भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उमेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उमेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। छितर झील के पास होने से छितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ा है, आपको इसमें जो कठिन दिखाई देते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, या तुम भी पूछ सकते हो कि इसमें कौन सा कठिन शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है। आपको जब मैंने पढ़ा तब आपको कठिन शब्द जो भी प्रतीत हुए उसको तुम पूछ सकते हो। इसमें कोई कठिन शब्द आपको प्रतीत हुआ? तरोताजा। तरोताजा यानी फ्रेश होना। Yes. हम उसको फ्रेश हो कहते हैं। हम कहते हैं देखो कि भाई हम थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, अभी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, है ना, तरोताजा होना। आगे आमोद आमोद प्रमोद यानी आनंद, प्रमोद यानी उल्लास। आमोद प्रमोद यानी उस भवन में आमोद प्रमोद के बहुत सारे, आनंद और उल्लास के बहुत सारे साधन मौजूद होना। आगे छितर यानी झील का नाम है बेटा। वो झील, तालाब जिसको कहते हैं हम, तालाब के आजू बाजू में झील होते हैं, तो वो झील का नाम है छितर। झील का नाम है, जैसा हमारा हरसुल का तालाब है झील, उस तरह से उसका नाम है छितर। आगे दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर यानी नजर के सामने आना। जैसे हम गाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठते हैं, वैसे वैसे देखो हमारे सामने से चित्र गुजरते हैं। अगर हम खिड़की में बैठे हैं तो हमारे सामने से वो दृश्य पीछे पीछे चले आते हैं। तो दृष्टिगोचर होना यानी सामने दिखाई देना। अब देखो ये हुए अपने कठिन शब्द। अब देखो हमको आगे देखेंगे हम कि पहला जो परिच्छेद है
उस परिच्छेद में हमको यह पता चला कि लेखिका रेल यात्रा कर रही है। अब देखो, लेखिका रेल यात्रा कर रही है तो वह कौन से स्थान से कहाँ जा रही थी? बोलिए। लेखिका रेलगाड़ी से कौन से स्थान से कहाँ जा रही थी? कोई बता सकता है? सर हेलो? जोधपुर जा रही थी। हाँ, जोधपुर जा रही थी। पूरे वक्त में जवाब देना कि लेखिका जोधपुर अपने गांव से जोधपुर जा रही थी और वो जोधपुर कब पहुंची? सायंकाल होते होते वो जोधपुर पहुंच हो गए। सायंकाल होते होते वह जोधपुर पहुंची और उनको कमरा कहाँ मिल गया? उनको कमरा स्टेशन के समीप होटल में मिल हाँ, गया। आसपास उनको कमरा मिल गया और वो कमरे में जाकर थोड़ा दीपक कहते हैं उस तरह से तरोताज़ा हुए, यानी फ्रेश हुई। अब देखो, ये जो लेखिका है वह रेलगाड़ी में अपने गांव चली गई, मतलब गांव से जोधपुर वह चली गई। अब देखो, हमको यह देखना है कि वह, अब ये दिखाई दे रहा है चित्र आपको दीपक? हाँ सर। अभी आवाज आ रही है कि देखो? हाँ सर, आवाज आ रही है। देखो, अभी रेलगाड़ी में अपने गांव से लेखिका जा रही है। रेल में बैठी है लेखिका और पहला उसका स्टेशन आया है लालगढ़। मुझे कहिए, लालगढ़ स्टेशन है। लालगढ़ स्टेशन पर लेखिका की गाड़ी वहाँ पे रुकी है। ये हुआ अपना लालगढ़ स्टेशन। अब देखो, ये जो लेखिका है लालगढ़ स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहाँ से रेलगाड़ी से जोधपुर पहुंच गई। सायंकाल होते होते वह जोधपुर पहुंची। वहाँ पे उनको स्टेशन पर ही, स्टेशन के आसपास ही एक कमरा मिला और वहाँ पे उनको थोड़ा देर रुकना था और वहाँ पे थोड़ा तरोताज़ा हुए। आगे वह देखो जोधपुर जाने के लिए तैयार हुए और वह जोधपुर चली गई। जोधपुर में जब वह लेखिका गई तो देखो वह कहाँ पहुंची? जोधपुर में 22 दिसंबर को वह सवेरे अल्पोपहार करके एक ऑटो रिक्शा लेकर उम्मेद भवन चली गई। अब देखो, ये चित्र दिख रहा है तुमको? इस चित्र में तुमको उम्मेद भवन, ये राजस्थान में उम्मेद भवन है, यह चित्र सामने दिखाई दे रहा है आपको रूपा जी? हाँ, यस। दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो 22 दिसंबर को वो राजस्थान में, राजस्थान के उम्मेद भवन जोधपुर में उम्मेद भवन पहुंची। उम्मेद भवन
यह विश्व का सबसे ज्यादा, ये जो चित्र दिख रहा है ना, दोनों चित्र है देखो यहाँ पे। उमेश भवन का दिन का चित्र है एक बाजू को, और दूसरे बाजू में उसके रात का चित्र है। रात में यह भवन बड़ा ही मनोहरी दिखाई देता है। रात का चित्र है और एक बाजू में दिन का चित्र है। तो इस उमेश भवन को उमेश भवन यह नाम क्यों गिरा? उमेश भवन, इस भवन का नाम उमेश भवन कैसे पड़ा? कोई बता सकता है? इस भवन का नाम उमेश भवन कैसे कहलाता है, मतलब कैसे गिरा? महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित था, उसके लिए उसका नाम उमेद भवन। इसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? चितर झील, चितर भवन के नाम से भी उसको जाना जाता है। क्यों 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 चितर भवन के नाम से जाना जाता है? क्योंकि वो चितर झील के पास होने से हाँ, उसको चितर भवन के नाम से भी शाबाश। कहते हैं। तो यह भवन जो है राजा उमेद सिंह द्वारा बनाया गया है, इस वजह से उसे उमेश भवन भी कहते हैं। और साथ में उसके पास ही एक झील है, उस झील का नाम है चितर झील, इस वजह से उसको चितर भवन भी कहा जाता है। और इस भवन को बनाने में लगभग कितना समय लगा? इस भवन के निर्माण में लगभग 20 वर्ष का समय लगा। देखिए कितना विशाल भवन है ये, कि जिसको बांधने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए लगभग 20 वर्ष का समय लगा। इसी वजह से इसको दुनिया का विशालतम भवन कहा जाता है। और यह भवन, जिस तरह से वैशाली ने कहा कि यह भवन अपनी उत्कृष्टता से सज्जित है, वहाँ से आमोद प्रमोद के बहुत सारे साधन उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि राजा उमेश सिंह के सभी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। निचले उस भवन में एक बाजू में संग्रहालय है, ऐतिहासिक संग्रहालय है, और इस भवन के और दूसरे हिस्से में एक 5 स्टार होटल है, यानी पंचतारांकित होटल भी है इस भवन में। तो देखिए इसके बारे में और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि जोधपुर में स्थित यह भवन राजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उसे उमेद भवन कहते हैं, और साथ साथ चितर झील के पास होने से उसे चितर भवन भी कहा जाता है। और उसे बनाने में लगभग 20 वर्ष लगे। अब देखो यहाँ पे हम रुकेंगे। हमने पहले देखा कि लेखिका लालगढ़, भटिंडा, हनुमानगढ़ होते हुए जोधपुर पहुंची। जोधपुर में उनको स्टेशन के समीप, रेलवे स्टेशन के समीप नज़दीक एक कमरा मिल गया। वहाँ पे वो जाकर फ्रेश हुई, तरोताज़ा हुई, और दूसरे दिन सवेरे 22 दिसंबर को वह ऑटो रिक्शा लेकर उमेश भवन गई। उमेश भवन यह विशाल भवन है, दुनिया का सबसे बड़ा भवन, विशाल भवन के नाम से उसे जानते हैं। इस भवन का नाम उमेश भवन कैसे पड़ा? क्योंकि उमेश भवन उमेश सिंह द्वारा इसका निर्माण होने की वजह से उसका नाम उमेश भवन पड़ा। साथ में उसे चितर झील भी कहा जाता है। चितर झील यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि
शीतल झील की पास होने से उसे शीतल भवन भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इसको बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा और यह भवन अपनी उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है और उसमें आमोद प्रमोद के आनंद और उल्लास जो अपनी आँखों को आनंद देता है, इस तरह की सभी चीज़ें, सभी साधन इस भवन में उपलब्ध है। देखो यहाँ पर हम रुकेंगे और अगली सीढ़ी की ओर हम जाएंगे। अपनी अगली सीढ़ी है संकलन की, जिसको हम पुनरावलोकन भी कहते हैं। तो तुमको सामने स्क्रीन पर यानी पर्दे पर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई देंगे, उसके उत्तर तुमको देने हैं। देखो ये अपनी संकलन की सीढ़ी हुई है, वैसे छात्रों को बताते नहीं, मगर यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हमको अभी खत्म हुआ है अपना पढ़ाना और हमें उसका पुनरावलोकन करना है। तो पहला प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर कौन देगा? पहला प्रश्न दीपक। हेलो दीपक। हाँ सर। सर लेखिका जो है भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। शाबाश। अब दूसरा प्रश्न पढ़ो और उसको उत्तर दो। पढ़ो प्रश्न पढ़ो पहले, कोई भी दूसरा, वैशाली, रूपाली बागुल, दूसरे भी होंगे, देवकाते, मराठी के लोग। सर मैं पढ़ती हूँ, रूपाली जादव। हाँ बोलो। यहाँ बने भवन को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? हाँ उम्मेद बोलो। भवन। हाँ यहाँ बने भवन को उम्मेद भवन नाम से और हाँ बराबर। शीतल। शीतल भवन। हाँ शीतल भवन से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न देखो, दीपक पढ़ो तुम और उसका जवाब दो। दीपक। उम्मेद भवन का वर्णन कीजिए। हाँ बोलो। बोलो ना उम्मेद भवन का वर्णन। हाँ उम्मेद भवन में ऐश्वर्य, विलास, आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है, ऐसा किया गया है। और उम्मेद भवन हाँ है बहुत ही विशाल है और उसको बनाने में 20 साल लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, महाराज ठीक है, शाबाश। तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब देखो आपके सामने एक पर्दे पर, स्क्रीन पर कुछ प्रश्न है, उसका एक एक पढ़ के उसका जवाब देना है। प्रश्न पहला मैं पढ़ता हूँ। उचित पर्याय जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सायंकाल होते होते गंतव्य स्टेशन रिक्त जगह आ गया। कौन सा उत्तर है इसका? जोधपुर। जोधपुर। शाबाश। पूरे वाक्य में जवाब दो उसका। सायंकाल होते होते गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। दूसरा प्रश्न पढ़ो रूपाली। चित्तर झील के पास होने से इसे टिम्ब भी कहते हैं। चित्तर झील के पास होने से इसे उम्मेद भवन भी कहते हैं। उसका जवाब सही कौन देगा? रूपाली सही जवाब। हाँ इसमें जवाब पास होने से भवन भी कहते हैं। उम्मेद भवन भी कहते हैं। फिर से पढ़ो। शीतल झील के पास होने से इसे उम्मेद भवन भी कहते हैं। चितर झील के पास होने से इसे चितर भवन भी कहते हैं।
उपाधि कैसे उसको उम्मेद भवन उम्मेद भवन ये सर। रॉन्ग आंसर है क्या? नहीं सर, छीतर भवन। छीतर हाँ, भवन। चितर दीपक भवन। तो उम्मेद भवन ये रॉन्ग आंसर है क्या? हाँ रॉन्ग आंसर बताओ आप। देखो ओके सीता सर। दिल के पास होने से इसे उम्मेद भवन तो है ही वो। पर प्रश्न देखो हाँ सीता हाँ सर, हाँ सर, दिल के समझ में पास आया। होने से इसे शीतल झील के पास होने से इसे शीतल भवन भी कहते हैं। हाँ तो देखो पहला नाम तो उसका उम्मेद भवन है ही, मगर शीतल झील के पास होने से उसे शीतल भवन भी शब्द आया है वहाँ पे भी, यानी उम्मेद भवन तो नाम है ही उसका, मगर दूसरी पहचान ये है कि शीतल झील के पास होने से उसे शीतल भवन भी कहते हैं। समझ में आया रूपली? हाँ सर। उसके बाद प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है बताइए। इस पाठ के लेखिका का नाम रुक्मिणी संगल है। उसके नाम सही ढंग से पढ़ो। रुक्मणी, रुक्मिणी संगल है। हिंदी में पढ़ेंगे हम रुक्मणी। आपने वो गाना सुना है ना, रुक्मणी हाँ सर। रुक्मणी। हिंदी में देखो रुक्मणी, मराठी में हम उसको रुक्मणी कहते हैं, रुक्मिणी। तो आपने मराठी में पढ़ा उसे, लेखिका का नाम क्या है गणराज? रुक्मिणी संगल। शाबाश। दूसरा प्रश्न है, भवन का नाम उम्मेद भवन कैसे पड़ा? महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्माण होने से हाँ शाबाश। उम्मेद भवन कहलाता है, उसको उम्मेद भवन नाम है। अब देखिए छात्रों, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हमारा एक ही स्टूडेंट है हिंदी का, बाकी मराठी और अंग्रेजी के जो लोग हैं उन्होंने उसके उत्तर देना जरूरी था। बहुत सारे लोगों ने उसके उत्तर दिए। हमको कठिनाई यह हुई कि हमारी भाषा मराठी होने की वजह से हमें हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर भी कोई बात नहीं, तुमने बहुत सारे सवालों के जवाब, प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दिए। इस वजह से आपका अभिनंदन मैं करता हूँ। और देखो तुमको एक प्रश्न लिखना है अभी, और एक कोई भी छात्र प्रश्न पढ़ेगा और बाकी लोग अपनी कॉपियों में लिख कर लेंगे। उसका जवाब आपको लिख के मुझे बताना है। कोई भी प्रश्न पढ़ो, एक पढ़ो। लेखिका की रेल यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लिख सकोगे ना अभी तुम? हाँ सर। हाँ चलो, लिख के रखना है। जब भी मैं कहूँगा तब आपको मुझे बताना है, ठीक है? यस सर। समझे अभी? यस सर। ओके। तो देखो हमने यह पाठ अभी पढ़ा। ठीक है, 30 मिनट में पाठ खत्म हुआ। 30 मिनट में। अब देखो इसके बारे में अगर तुमको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज करवंजे सर का पाठ होने के बाद हम एक साथ मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। फिर भी हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो कि कैसे क्या करना है, कब क्या करना है। हमने कौन सी यहाँ पे सीढ़ी मतलब ली नहीं है, वह सीढ़ी थी हमारी मौन वाचन। यहाँ पे हम मौन वाचन ऑनलाइन पढ़ाते समय हेतुतः उसको हमने कम किया है, क्योंकि मौन वाचन करते समय छात्रों के पास वो मटेरियल नहीं होगा या किताबें नहीं होंगी, पुस्तकें नहीं होंगी। इस वजह से हमने
और भाषा विषय को हमको जब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, खाली देखो, जब जब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तब हमें मौन वाचन, ये जो सीढ़ी है या जो स्टेप है वो लेना नहीं है। और जब हम आमतौर पर ऑफलाइन जब कक्षा में पढ़ाते हैं तब हमें मौन पठन या मौन वाचन लेना ही है। यह इस बात को समझो। तुम कुछ पूछना है तुमको? हेलो? नहीं सर। कुछ पूछना नहीं? ठीक है, फिर रुको मैं। हेलो? जी हाँ सर। जी, थैंक यू।